देखें जी, एग्जांपल 15.2 है, अ प्योर इंडक्टिव कॉइल अलाउज अ करंट ऑफ 20 एम्पेयर्स। 20 एम्पेयर का करंट पास करता है एक इंडक्टिव कॉइल से। ये क्या हो गया? 20 एम्पेयर्स का करंट पास कर रहा है इंडक्टिव कॉइल से। और ये करंट कौन सा वाला करंट है? पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब करंट, अगर वो बताता है कि करंट की इतनी वैल्यू, करंट की इतनी अमाउंट पास कर रही है या वोल्टेज की इतनी अमाउंट दी गई है, तो इसका मतलब है उसने ये करंट या ये वोल्टेज मल्टीमीटर से कैलकुलेट की हुई है। और मल्टीमीटर हमेशा आरएमएस में वैल्यू देता है। ठीक है, तो जब कभी भी करंट या वोल्टेज की वो बात करेगा, और ये नहीं बता रहा कि मैं आरएमएस में कैलकुलेशन बता रहा हूँ या इसमें पीक वैल्यू बता रहा हूँ या लाइक इंस्टेंटेनियस वैल्यू बता रहा हूँ, इस तरीके से कुछ भी अगर वो नहीं कहता तो इसका मतलब है कि अंडरस्टूड है कि वो आरएमएस वैल्यू ही बता रहा है। जब कभी मैक्सिमम वैल्यू या इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात कर रहा होगा तो वो क्लियर करेगा कि इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या इट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज वट। ठीक है, तो खैर यहाँ पे उसने जस्ट बताया हुआ है कि अ प्योर इंडक्टिव कॉइल अलाउज 20 एम्पियर ऑफ करंट, सो इट मींस कि ये आरएमएस में वैल्यू बता रहे हैं हमें। सो इट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस, दैट इज 20 एम्पियर्स। अच्छा, वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज है 220 वोल्ट, तो इसका मतलब है ये भी आरएमएस में वैल्यू बता रहे हैं हमें। दिस इज आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक हो गया? अच्छा जी, मजीद अब क्या कहता है? 50 हर्ट्ज की ये एसी की फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी भी बता दी 50 हर्ट्ज। फर्दर फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करें, यानी एक्सएल की वैल्यू कैलकुलेट करें, एक चीज। दूसरी चीज, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल कैलकुलेट करें, कैपिटल एल की वैल्यू कैलकुलेट करें, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। ठीक हो गया? और तीसरी चीज पावर एब्जॉर्ब्ड, पावर यहां पे कैलकुलेट करें, पावर एब्जॉर्ब, यानी वही कि कितनी पावर का कितना लॉस आएगा उस इंडक्टर के अक्रॉस, इंडक्टर ने कितनी पावर एब्जॉर्ब की, पावर का लॉस कैलकुलेट करें। ठीक हो गया? अच्छा, अब इन सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखें इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सीधे ओहम्स लॉ से ही आ जाएगी। ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, आई इंटू आर, आई इंटू ऑपोजिशन, आर इज ऑपोजिशन। तो यहाँ पे इंडक्टर के केस में ऑपोजिशन क्या होगी? वो होगी एक्सएल, आर नहीं अब लिखना, एक्सएल लिखना है। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहां से एक्सएल क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा V डिवाइडेड बाई आर। सीधी सीधी वैल्यूज पुट करें बस। अब V कितना है? 220 है। I कितना है? 20 है। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 11 एम्पियर्स। ये ओए, ये मैंने क्या लिख दिए? 11 ओहम्स, 11 ओहम्स, यस, 11 ओहम्स। ठीक हो गया? अच्छा, रिएक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, इन इसी तरह आगे पढ़ेंगे इंपीडेंस, इनका सबका यूनिट ओहम है, क्योंकि करंट के फ्लो में जो भी ऑपोजिशन होती है उसका यूनिट हमेशा ओहम ही होगा, चाहे वो रेजिस्टेंस है, चाहे रिएक्टेंस है, चाहे इंपीडेंस है। तो ये 11 ओहम इसका आंसर आ गया। अच्छा, फर्दर कौन सी चीज उसने मांगी है? इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। अच्छा, कॉइल की इंडक्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे? देखें, हमने ये चीज डिस्कस कर ली थी कि जो रिएक्टेंस होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कॉइल के लिए, वो क्या होती है? वो होती है ओमेगा एल। ठीक हो गया? निकाला था ना ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था, ओमेगा एल। अच्छा, ओमेगा को क्या लिखा जाता है? दैट इज 2 पाई, 2 पाई एफ इंटू एल। अब यहां से एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एल क्या बनेगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या बनेगी? दैट विल बी एक्स एल डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ। ले जी, वैल्यू पुट कर दें। तो एक्स एल हमने कैलकुलेट किया हुआ है 11, 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी कितनी है? कितनी है? 50 हर्ट्ज। बस यहाँ पे पुट करें, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक हो गया? ये इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गई। आखिर में पावर, पावर एब्जॉर्ब वो कैलकुलेट करनी है। तो पावर तो हमें पता ही है कि इंडक्टर कितनी पावर एब्जॉर्ब करता है, कितना पावर लॉस आता है इंडक्टर के अक्रॉस, तो 0 पावर लॉस आता है। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, वो पहले से हम कैलकुलेट किए बैठे हैं। ठीक हो गया? अच्छा, मजीद मजीद करंट और वोल्टेज की इक्वेशंस भी पूछी हुई थी, तो वो भी तो फाइंड करनी है। अब जरा देखें, इंडक्टर के लिए वोल्टेज और करंट में से कौन लीड करता है? जरा बताएं मुझे। इंडक्टर के लिए करंट लीड करता है, वोल्टेज लीड करती है? चलिए, अच्छा मैं बता देता हूँ, देखिए। वोल्टेज सर। यस, वोल्टेज। तो करंट के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज के लिए इक्वेशन क्या होगी फिर? वोल्टेज के लिए होगी V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 90, क्योंकि वोल्टेज करंट को 90 डिग्री लीड करती है इन केस ऑफ इंडक्टर, और कैपेसिटर में करंट लीड करता है। ठीक है, तो अगर मैं करंट की इक्वेशन लिखूं I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज की ऑटोमेटिकली क्या बनेगी? वो बनेगी V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ठीक हो गया? अच्छा, अब इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए, इन दोनों इक्वेशंस को कंप्लीट करने के लिए हमें आई एम चाहिए होगा, ओमेगा चाहिए होगा।
Vm चाहिए होगा, ओमेगा चाहिए होगा। अब ओमेगा तो हम पहले ही कैलकुलेट, चले यहां से आ जाएगा ओमेगा भी, तो पहले मैं ओमेगा कैलकुलेट कर लेता हूँ। इन्हें मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और 2 का। तो ओमेगा क्या आ जाएगा मेरे पास, ओमेगा इज इक्वल टू, क्या होता है ओमेगा, 2 पाई एफ। ठीक हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई एफ, पता ही है आपको, कैलकुलेट करें आपको ओमेगा मिल जाएगा। मैं यहां से देख के डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये बनेगा 314 रेडियंस पर सेकेंड, रेडियंस पर सेकेंड, ये आ गया ओमेगा। अच्छा, मजीद आई एम और वी एम चाहिए, यानी मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज। तो देखें मैक्सिमम करंट क्या होगा, हमें पता है कि मैक्सिमम करंट क्या होते हैं, दैट इज इक्वल टू √2 टाइम्स आई आर एम एस। ये स्टार्ट में हम इस फार्मूला को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक हो गया, तो ये लिखा √2 टाइम्स आई आर एम एस। क्या था आई आर एम एस, वो उसने खुद ही बताया, वो था 20। तो डायरेक्टली मैं यहीं से देख के इसका आंसर लिख रहा हूं, ये बनता है 28.28 एम्पियर्स, 28.28 एम्पियर्स, 28.28 एम्पियर्स। इसी तरह Vm कैलकुलेट करना है तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा √2 टाइम्स V और MS, यानी √2 टाइम्स कितनी है RMS, वो है 220। तो डायरेक्टली यहां से मैं देख के लिख देता हूं, ये है कितना बनेगा Vm, ये बनेगा 311, 311 वोल्ट। ठीक हो गया। अब इन इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करें, आपको आपकी रिक्वायर्ड करंट और वोल्टेज मिल जाएगी। बुक में देखें वैल्यूज पुट की हुई है, वहीं से देख के लिख लीजिएगा। अच्छा, बुक में जो इक्वेशंस उसने लिए ना डिफरेंट फॉर्म में लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इधर वैल्यू पुट कर देता हूँ, चलें। तो 1 और 2 क्या बनेगी, 1 and 2 becomes, 1 and 2 becomes what, I इज इक्वल टू, क्या बनेगा, I इज इक्वल टू √2 टाइम्स, सॉरी नॉट √2 टाइम्स, आई एम की वैल्यू क्या आई थी, वो आई थी 28.28, मैं सिर्फ 28 ही लिख रहा हूँ। तो 28 साइन और ओमेगा की जगह आ जाएगा 314, तो 314t, ये आई आ गया। और इसी तरह वोल्टेज की इक्वेशन क्या बनेगी, वो बनेगी मैक्सिमम वोल्टेज कितनी आई थी, 311 आई थी। तो ये लिखा 311 साइन ओमेगा टी, यानी 314t प्लस 90 डिग्री। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आई। अब बुक में देखें, बुक में डिफरेंट फॉर्म में लिखी है इक्वेशंस। अब बुक वाली इक्वेशन और इन इक्वेशन, इन दोनों में फर्क क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ फर्क भी, लेकिन मेरे पास स्पेस खत्म हो चुकी है, इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, फिर मैं बताता हूँ। देखें 15.3 में कहता है अ करंट थ्रू 60 मिली हेनरी इंडक्टर, यानी इंडक्टर की इंडक्टेंस आपको बता दी, एल की वैल्यू बता दी, 60 मिली हेनरी, दैट इज 60 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -3 हेनरी। अच्छा, द करंट इन इंडक्टर इज, और आगे करंट जो लिखा है वो ये लिखा है, देखें करंट इन इंडक्टर इज, यानी आई इज इक्वल टू दिस, जो कि आगे गिवन है, क्या गिवन है, वो ये गिवन है 0.2 साइन 377t -25 डिग्री ए, ए एम्पेयर का ए है, ठीक है ना, परेशान नहीं हो जाना इसमें। तो कहता है करंट जो है वो किसी भी एक इंडक्टर है जिसकी इंडक्टेंस इतनी है, उसके उसमें से पास करने वाला करंट इतना है। कहता है राइट द मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज। कहता है वोल्टेज के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख के दिखाएं, या दूसरे अल्फाज में वोल्टेज की इक्वेशन फाइंड करें। ठीक हो गया। अच्छा, आप जरा देखें अब वोल्टेज की इक्वेशन होती क्या है, पहले उसकी तरफ आए, यहाँ साइड पे मैं लिख देता हूँ। वोल्टेज की जो इक्वेशन होती है ना, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे है। अब करंट अगर है, करंट अगर है लाइक इस तरह से, आगे ये ओमेगा टी की वैल्यू है और आगे -25 है, तो अब क्या होगा, अब इसमें 90 डिग्री ऐड होगा, इस ओरिजिनल एंगल में 90 डिग्री ऐड होगा। वो 90 डिग्री ऐड आखिर में करेंगे, अब यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, मैं जस्ट इस फॉर्म में भी फिलहाल लिख के छोड़ देता हूँ। अब इस फॉर्म को देखें, मुझे क्या क्या चाहिए वोल्टेज की इक्वेशन बनाने के लिए, मुझे मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए और मुझे ओमेगा की वैल्यू चाहिए। आई समझ बात की। तो पहले यहां से देखें, बिल्कुल क्लियर है, ओमेगा की वैल्यू बिल्कुल हमारे सामने पड़ी हुई है। इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं, और इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 करंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद किसके साथ, करंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, आगे -25 लिखा है ना, -25 डिग्री, तो माइनस मैं लिख देता हूं -5, यानी कोई भी एंगल है फाई। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा इसके साथ कंपेयर करें, कंपेयर करेंगे तो आई एम क्या बनेगा, आई एम मैक्सिमम करंट कितना बनता है, वो बनता है 0.2, तो ये मैक्सिमम करंट मुझे मिल गया 0.2 एम्पियर्स।
ओमेगा क्या बनेगा, देखें जरा, टी के साथ ओमेगा है, टी का मल्टीपल है ओमेगा, यहाँ टी का मल्टीपल क्या है 377, तो ओमेगा क्या बना, ओमेगा बन गया 377। आगे समझ बात की। अच्छा, अब ये चीजें मुझे यहां से पता चली इस इक्वेशन से। मुझे क्या चाहिए ये इक्वेशन बनाने के लिए, मुझे चाहिए वी एम। ओमेगा तो मुझे मिल चुका ना, अब मुझे चाहिए वी एम, मैक्सिमम वोल्टेज। अब वो कहां से आएगी, तो वो आएगी ओहम्स लॉ से। ओहम्स लॉ के मुताबिक वी किसके इक्वल होता है, आई इंटू ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन इस केस में क्या है, रिएक्टेंस। अब अगर मुझे रिएक्टेंस पता चल जाए, करंट तो मुझे पहले ही पता है, तो मुझे वोल्टेज भी मिल जाएगी। ठीक हो गया। अब जरा देखें रिएक्टेंस आएगी कहां से, तो रिएक्टेंस आएगी ओहम्स लॉ से ही। देखिए जरा इस चीज को, सॉरी नॉट ओहम्स लॉ से, रिएक्टेंस आएगी, ये ओमेगा की वैल्यू हमें गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है, यहां से रिएक्टेंस आएगी। तो देखें जरा रिएक्टेंस क्या होती है इंडक्टर के लिए, वो होती है ओमेगा एल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, ओमेगा की वैल्यू है 377 और इंडक्टेंस की वैल्यू है 60 मल्टीप्लाई 10⁻³ पुट करें। मैं यहां से देख के डायरेक्टली लिख देता हूं, ये आएगी कितनी आएगी, ये आएगी 22.62 ओहम्स, 22.62 ओहम्स। ये आ गई रिएक्टेंस। अब जब रिएक्टेंस आ गई, तो अब ओहम्स लॉ यूज करके बड़ी आसानी से मैं वोल्टेज फाइंड कर सकता हूं। ठीक हो गया। तो जरा देखें अब मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगी, मैक्सिमम वोल्टेज होगी मैक्सिमम करंट इनटू रिएक्टेंस, क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज ही चाहिए वहां पे पुट करने के लिए। तो मैक्सिमम वोल्टेज इनटू रिएक्टेंस, तो मैक्सिमम करंट कितना है, मैक्सिमम करंट है 0.2, तो ये लिख दिया 0.2। रिएक्टेंस कितनी आई पड़ी है, ये है 22.62। ठीक हो गया। तो डायरेक्टली अब मैं यहां से देख के आंसर लिख देता हूँ, वी एम क्या आती है, आती है 4.5 वोल्ट्स। ले जी, मसला ही हल हो गया हमारा। नाउ अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, क्या बनेगी रिक्वायर्ड इक्वेशन, नाउ इक्वेशन ऑफ वोल्टेज इज, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज इज, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज क्या बनेगी, वो ये बनेगी। अब जरा गौर से देखिएगा, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी, इसमें पहले क्या था -25, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा था ना, तो वो -25 मैंने ऐसे ही लिखा, ये पूरे का पूरा ओमेगा टी लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये 377 टी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ओमेगा टी। तो वो एंगल के कितना लिखा है, वो लिखा है ओमेगा टी -25 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे मैं एरो लगा के ये लिख देता हूँ कि ये जो एंगल है असल में, ये एंगल लिखा हुआ है ओमेगा टी -25 डिग्री। ठीक हो गया। तो अब जब मैं यहां पे लिखूंगा, तो ये एंगल, ओरिजिनल एंगल मैंने लिखा ओमेगा टी -25, और साथ ही इसमें क्या ऐड कर दूंगा, इसमें साथ ही ऐड क्या कर दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा 90 डिग्री, क्योंकि वोल्टेज करंट को 90 डिग्री लीड कर रही होती है। तो जब वोल्टेज करंट को 90 डिग्री लीड कर रही है, तो उस करंट वाले एंगल में 90 को मैंने कर दिया ऐड। आगे समझ बात की। और अब ये क्या बना, ये बन गया V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस क्या बनेगा, -25 प्लस 90 कितना बन जाता है, ये 75 बन जाता है ना, यस, नो नॉट 75, 70 बनता है। एक मिनट एक मिनट, 75 नहीं, कितना बनेगा, 65 बनेगा, सॉरी, ये बन जाएगा 65 डिग्री। अब वैल्यूज पुट कर दें, देखें क्या है, वी एम है 4.5, तो ये लिख दिया 4.5, ये लिखा साइन, और ओमेगा की जगह दोबारा ओमेगा की वैल्यू 377 टी प्लस 65, एंड दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन ऑफ वोल्टेज। दैट्स इट। हो गया क्लियर। A pure inductor is connected across a 10 volt 200 hertz supply। एक इंडक्टर है, अ प्योर इंडक्टर, और उसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी प्रोवाइड की जा रही है, 10 वोल्ट की वोल्टेज उसके अक्रॉस प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा, जो एसी सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 200 हर्ट्ज। ठीक हो गया। एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज मेजर्ड, और इसमें से फ्लो करने वाला करंट कितना है, इसमें से फ्लो करने वाला करंट है, इसमें से फ्लो करने वाला करंट है 0.4 एम्पियर्स। ये आ गया इसका करंट। कहते हैं डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, आप इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं, यानी एल की वैल्यू कैलकुलेट करें। नहीं जी, कोई मुश्किल काम है, देखें कैसे फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले तो एक बात फिर, ये वोल्टेज और करंट्स कौन सी हैं, ये आरएमएस वोल्टेज है, आरएमएस वोल्टेज है, और ये आरएमएस करंट है। ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, अब आरएमएस वोल्टेज आरएमएस करंट हमारे पास आ गया, तो यहां से अब ओहम्स लॉ यूज करके हम बड़ी आसानी से रिएक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। और रिएक्टेंस जब आएगी, तो रिएक्टेंस के फार्मूला से इंडक्टेंस भी आ जाएगी। तो पहले देखें जरा ओहम्स लॉ के जरिए,
V इज इक्वल टू I ऑपोजिशन। ऑपोजिशन क्या है? वो है इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। और यहाँ पे जाहिर सी बात है RMS वोल्टेज है और ये RMS करंट है। ठीक हो गया? वैल्यूज पुट करें, ये आ जाएगा 10, I की जगह आ जाएगा कितना? 0.4, और यहां से XL की वैल्यू आ जाएगी। XL क्या आएगा? वो आएगा 10 डिवाइडेड बाई 0.4, डिवाइड करें तो हमारे पास डायरेक्टली XL आ जाएगा। मैं बुक से ही देख के लिख देता हूँ कितना आएगा। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 19, सॉरी ये तो असाइनमेंट प्रॉब्लम है तो इसका तो आंसर बुक में नहीं होने वाला डेफिनेटली। बहरहाल देख लें, जो भी रिएक्टेंस आएगी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब जब रिएक्टेंस आ गई तो अगला काम हमारा क्या होगा? रिएक्टेंस क्या होती है इसके लिए? ये होती है 2πfl। तो यहां से L की वैल्यू क्या आएगी? L की वैल्यू आ जाएगी XL डिवाइडेड बाई 2πf। ले जी, काम खत्म हो गया। रिएक्टेंस आई पड़ी है, वो इधर पुट करें। F की वैल्यू हमें पहले से बता दी गई है, वो पुट करें। पाई की वैल्यूज बनी याद है, पुट करें। आपको आपकी इंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। इसका ले लें स्क्रीनशॉट, कोई सवाल है तो पूछ लें। तो देखें जरा एग्जांपल नंबर 15.4। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमें बता दी गई है, कितनी है उसकी कैपेसिटेंस? वो है 318 माइक्रोफेरेड। और क्या आ जाएगी? ये 318 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 फेरेड। पता ही है आपको, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट फेरेड होता है, माइक्रो फेरेड नहीं होता, तो लिहाजा माइक्रो की वैल्यू पुट करनी है। अच्छा, कितनी वोल्टेज इसके अक्रॉस प्रोवाइड की जा रही है? 220 वोल्ट्स। ठीक हो गया? फ्रीक्वेंसी कितनी है सिस्टम की? दैट इज 50 हर्ट्ज। डिटरमिन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। पहली चीज क्या कैलकुलेट करनी है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। इंडक्टिव रिएक्टेंस थी XL, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, तो XC कैलकुलेट करनी है। दूसरी चीज करंट की RMS वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो IRMS, ये हमने दूसरी चीज कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया? तीसरी चीज करंट और वोल्टेज की इक्वेशंस फाइंड करनी है हमने। इक्वेशंस फाइंड करनी है करंट और वोल्टेज की। तो देखें जरा, सबसे पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमें चाहिए। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला हमें पता है क्या होता है? वो XL इज इक्वल टू 1/ω_c। ठीक हो गया? 1/ω_c कैलकुलेट की हुई है, देख लीजिएगा। अच्छा, अब यहां पे ओमेगा की जगह हम क्या लिख देंगे? 2πf। 2πf और c आगे एज इट इज। अब यहाँ पे वैल्यूज आपने पुट करनी है। पाई की वैल्यू आपको पता है, एफ की वैल्यू फ्रीक्वेंसी वो उसने बता दी है 50 हर्ट्ज, कैपेसिटेंस उसने बता दी है, सारी वैल्यूज पुट करें। मैं डायरेक्टली यहाँ से देख के आंसर लिख रहा हूँ, ये बनेगा 10.26 ओहम्स। 10.26 ओहम्स, ये हमारे पास आ गई कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगली चीज हमने क्या फाइंड करनी है? करंट की वैल्यू, करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, ये वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू। ठीक है ना? दिस इज आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दिस इज आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो यहां से करंट की आरएमएस वैल्यू क्या आ जाएगी? तो देखें जरा, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू I और R तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगी, XC आ जाएगी। ठीक है? और यहाँ पे जाहिर आरएमएस वैल्यूज हैं, तो यहाँ से करंट क्या आ जाएगा? करंट की आरएमएस वैल्यू क्या बनेगी? वो दैट विल बी वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय XC। बस सीधी सीधी वैल्यूज पुट करें। 220 डिवाइडेड बाय XC कितना आया पड़ा है हमारे पास? वो है 10.26 ओहम्स। तो आंसर क्या बनेगा? डायरेक्टली यहीं से देख के मैं लिख देता हूँ, ये बनेगा 21.44 एम्पियर। 21.44 एम्पियर, ये हमें करंट की आरएमएस वैल्यू मिल गई। अब फर्दर हमें इक्वेशंस चाहिए। अब इक्वेशंस हम कैसे फाइंड करेंगे? देखें, करंट की इक्वेशन क्या होती है? वो होती है I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। और हमें पता है कि कैपेसिटिव सर्किट जो है उसमें करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करती है। तो अगर करंट ओमेगा टी की फॉर्म में है तो वोल्टेज क्या बनेगी? वोल्टेज बनेगी V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। वोल्टेज लैग करेगी, पीछे होगी करंट से 90 डिग्री, तो -90 डिग्री। ठीक हो गया? या इस फॉर्म में इक्वेशन लिखें, या दूसरी फॉर्म में अगर लिखनी है तो मैं बता चुका हूं आपको क्या लिखेंगे। दूसरी फॉर्म में V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। तो उस सूरत में करंट फिर क्या बनेगा? करंट फिर बन जाएगा I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस 90। आपकी अपनी चॉइस है दोनों में से किस फॉर्म में आप इक्वेशन लिखना चाहते हैं। मैंने ऊपर वाली फॉर्म यूज कर ली तो उसी फॉर्म में चलाता हूं मैं। अच्छा, आप जरा देखिएगा इसको। अब मुझे चाहिए ओमेगा की वैल्यू, जो कि इजीली मैं फाइंड कर सकता हूं। ओमेगा क्या होता है? 2πf। ठीक हो गया? यहाँ पे वैल्यू पुट करें, आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। मैं डायरेक्टली यहीं से देख के लिख देता हूँ, ये बनती है 314 हर्ट्ज। ये आ गई ओमेगा की वैल्यू। फर्दर मुझे यहाँ पुट करने के लिए IM और VM चाहिए। तो IM क्या होता है?
पता है आप लोगों को, आई एम होता है √2 आई आर एम एस। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें, मैं यहीं से देख के लिख रहा हूँ आई एम, ये बनता है मेरे पास 30.32 एम्पेयर्स, 30.32 एम्पेयर्स। इसी तरह वी एम क्या होगा, होगा √2 वी आर एम एस। डायरेक्टली यहीं से देख के मैं लिख रहा हूँ, ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 311 वोल्ट्स। ठीक हो गया, मिल गई वैल्यूज। इक्वेशन 1 और 2 में पुट करने आपको आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन, आई एम और वी एम की वैल्यू भी पुट करें, ओमेगा की वैल्यूज भी पुट करें, आपको आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल चुकी हैं। ठीक हो गया, लेने इसका स्क्रीनशॉट, कोई मसला है तो पूछ लें। अ परफेक्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस 6 वोल्ट। कैपेसिटिव सर्किट है हमारा वंस अगेन, और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है 6 वोल्ट्स का। 50 किलो हर्ट्ज सप्लाई, यानी फ्रीक्वेंसी बताई है, सॉरी 5 किलो हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी बताई है 5 किलो हर्ट्ज, और हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा, बनेगा 5000 हर्ट्ज। ठीक हो गया। अच्छा, एंड रिजल्टिंग करंट फ्लो, कितना करंट इसमें से फ्लो कर रहा है वो भी बता दिए, 88.6 मिली एम्पियर्स, जो कि बनेगा 88.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ एम्पियर्स। एस आई यूनिट में लाजमी कन्वर्ट करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं। कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान, बड़े आराम से। पहले हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड कर लेंगे, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के फार्मूला में कैपेसिटेंस भी मौजूद है, तो वहां से हमें कैपेसिटेंस मिल जाएगी। तो पहले देख लें कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अगेन अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ठीक है ना। क्या था, V इज इक्वल टू I इंटू ऑपोजिशन, जो कि इस केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी V बाय I, और वोल्टेज और करंट की RMS वैल्यू है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितनी है 6, करंट कितना है, वो है 88.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब मुझे नहीं पता ये कितनी आएगी, इसको आप लोगों ने खुद ही कैलकुलेट कर लेना है कैलकुलेटर से। आगे XC, नाउ कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, तो XC क्या होता है, वो होता है ओमेगा सी, यानी XC इज इक्वल टू 2πfc। तो C विल बी इक्वल टू XC डिवाइडेड बाय 2πf। XC आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके होंगे, वो पुट करें। पाई पता है आपको, F की वैल्यू पता है, वो गिवन है 5000 हर्ट्ज, पुट करें, आपको आपकी रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लें, कोई सवाल है तो पूछ लें।